लास्ट पीरियड में हमने पाठ 8 पूर्ण विश्राम शुरू किया था। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे का पाठ कंटिन्यू करते हैं। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट यानी कि समुद्र आदि में नहाने के समय पहनने वाले जो कपड़े रहते हैं उनको बोलते हैं बेदिंग सूट। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूं तो वक्त भी नहीं मिलता है। और जरा ये चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गईं तो जवाब किसके देंगे? तो अब देखिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं जुहू बीच जाने के लिए, और दोनों एक दूसरे को काम बताते जा रहे हैं कि ये भी रख लेना और यह भी रख लेना। उन्होंने अपनी श्रीमती जी को बोला कि गुलबंद तो रख लेना। हमने लास्ट पीरियड में भी आपको बताया था, गुलबंद यानी कि गले में जो ऊनी पट्टी पहनते हैं उसको बोलते हैं। गुलबंद तो मैं रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं, अब वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो हम नहाना धरा रह जाएगा। यानी कि बेदिंग सूट यानी कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अगर वह भूल गए तो हम समुद्र में कैसे नहाएंगे। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। जब रबर कैप हम बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल गीले नहीं होते थे, इसलिए वहां पर समुद्र में जब वे नहाएंगे तो रबर कैप के लिए भी उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया। वह तो मैं रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। अब वह अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि कुछ नोट करने के लिए पेपर और कुछ लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? अब उन्होंने अपनी श्रीमती जी से पूछा कि तुम राइटिंग पैड का क्या करोगी? तब उन्होंने बताया कि मेरी माँ की चिट्ठी कई दिन से आई हुई है, मैंने उनका अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो हम जुहू बीच पर जब खाली बैठेंगे तब मैं उनका जवाब भी लिख दूंगी और उनको चिट्ठी लिखकर भेज दूंगी। वैसे तो मुझे घर पर वक्त ही नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके देंगे? अब उन्होंने फिर से याद दिलाया, और भी जितनी चिट्ठियां आई हैं वह सब भी रख लेना, हम वह जब खाली रहेंगे तो उन सभी का जवाब भी वहीं लिख लेंगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। अब वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक जो बिल रहता है वह भी आए हुए हैं, और बीमा जो नोटिस रहते हैं वह भी आए हुए हैं, उन सभी का भुगतान करना है। भुगतान यानी कि पेमेंट करना है, तो उन्हें भी रख लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए थे तो तुम्हारा सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अब वो एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि क्योंकि जुहू बीच पर धूप भी तेज होती है, इसलिए छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। अब वो अपनी श्रीमती जी को बोल रहे हैं कि अच्छा बाबा मैं रख लूंगा। धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए। यानी सुबह से शाम तक वो लोग जुहू बीच पर बैठेंगे तो धूप वहां पर बहुत तेज होती है, तो वह बोल रही हैं कि कहीं तुम धूप की क्रीम भी रख लेना, नहीं तो अपनी स्किन में छाले ना पड़ जाए। वहां बहुत करारी धूप पड़ती है, करारी यानी कि तेज। अब श्रीमती जी कहती तो जा रही थी रख लूंगी रख लूंगी, अब वो अपनी श्रीमती जी को काम बताते जा रहे थे, और उनकी श्रीमती जी हर बार यही कहती थी, हाँ मैं रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, वो कुछ ढूंढ रही थी और बीच बीच में बोलती जा रही थी हाँ मैं रख लूंगी। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सभी चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई हुई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी भी पड़ी थी, उन्हें भी मैंने जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने नया अखबार जो आज उन्होंने नहीं पढ़ा था वह भी रख ली, और कुछ ऐसी किताबें भी उन्होंने थैले में रख ली जिसकी बहुत दिनों से उन्होंने समालोचना के लिए आई हुई। समालोचना यानी कि किसी चीज के बारे में गुण या दोष बताना, तो वो आई हुई थी, उन्होंने वह भी थैले में रख ली, और सोचते थे कि फुर्सत से समालोचना कर लेंगे। जो उन्होंने
किताबें पढ़ी हुई थी, तो वो सोचते थे जब वो फुर्सत मिलेगी तब मैं कर लूंगा। तो अब उन्होंने वह सभी चीजें इकट्ठा करके थैले में रख ली कि हम जब जुहू बीच में आराम से बैठेंगे तब यह सभी काम कर लेंगे। आखिर उन्होंने 3 किताबें थैले में झोंक ली यानी कि रख लिया। फुर्सत के दिन यानी कि खाली समय, कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उन्हें बहुत दिन से मन था कि मैं कविता भी करूं, लेकिन घर पर उनको समय ही नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने वह भी रख लिया कि हम वहीं समुद्र के पास जूहू बीच में बैठ के कविता भी लिख लेंगे। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और उसकी कई कतरनें यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़े वो भी इधर उधर पड़े हुए थे। वह भी उन्होंने जमा किए और सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया। क्या क्या इकट्ठा हो गया देखिए यहाँ पे बता रहे हैं वे, कई सारी अटैचियां, कई सारे थैले और कई झोले भरकर हम कहाँ पहुंचे, जुहू बीच पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, यानी जब बहुत अच्छी जगह हम जाते हैं ना तो इमेजिन करते कितना अच्छा है, हम उसमें ही स्वप्न लोक में ही घूमते रहते, विचरते यानी कि घूमने, और स्वप्न लोक यानी सपनों की दुनिया में ही हम घूमते रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था वहां पर जाकर। हम समुद्र में नहाने तो चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर लिया था या नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब जैसे ही वहां पहुंचे उन्हें बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था, वे सपनों की दुनिया में पहुंच गए थे। वह दोनों समुद्र में नहाने भी चले गए और नहाने जब चले गए समुद्र तट पर कुछ और लोग भी नहा रहे थे। और आपको मालूम है समुद्र जुहू बीच पर कितनी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो वही बता रहे हैं एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। अब लहर की उस जो थपेड़ थी, तब थपेड़ यानी कि आघात से ना जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क यानी उसके दिमाग में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं। अब कई बार हम लोग जल्दी जल्दी काम में भूल जाते हैं ना कि हमने यह काम किया था या नहीं, तो वह उनको पूछ रही थी। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई तो खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर बरामदे की खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा, क्या हो सकता है, बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में खिड़की अगर खुली रह गई तो जो बारिश का पानी है वह पूरा अंदर आ जाएगा। यह सब सोच सोच के उनका जो चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और वो लोग और बहुत टेंशन में आ गए थे। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओंठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। हमने उनसे कह तो दिया कि अब सभी चिंताओं को छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो वही इमेजिन कर रही थी कि अगर खिड़की खुली रह गई होगी तो क्या होगा। यह सोचकर उनकी आंखों से समुद्र की तरह आंसू बह निकले और कांपते ओठों से उन्होंने यही कहा, अब क्या होगा अगर खिड़की खुली रह गई तो। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। और वो बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि अगर खिड़की खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता, अधीरता यानी कि व्याकुलता, यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने वह जुहू आए थे वह 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई। अब जिस उन्होंने क्या किया, वह तेजी से मोटर चलाकर वापस घर की ओर चल पड़े। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार यानी कि गति। जिस रफ्तार से हम गए थे उसकी दुगनी रफ्तार से हम वापस आ गए, यानी कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हम गए थे उससे ज्यादा टेंशन लेकर, उससे ज्यादा तेज स्पीड में हम लोग घर वापस आ गए। अंदर आकर देखा, जैसे हमने घर खोला तो खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक था, बदस्तूर यानी कि अच्छी तरीके से
लगी हुई थी सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे हैं पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह यानी कि भयानक। तो अब उन्होंने घर आकर क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि जो उसकी खिड़की की चटकनी थी वह बहुत अच्छी तरीके से लगी थी और घर पूरी तरह सुरक्षित था, ठीक ठाक था। लेकिन वह लगाकर जो चटकनी थी वह लगाकर भूल गए थे कि उन्होंने लगाया या नहीं। तो यह सब देखकर उनकी दिल की धड़कन और तेज बढ़ गई कि हम जिसका इलाज करने वहां गए थे उसका इलाज तो हुआ नहीं और हम वापस भी आ गए। जिसके लिए हमने 2 दिन से तैयारी कर रखी थी वो काम तो हुआ ही नहीं। और जिस तरीके से डॉक्टर ने उनको पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था वह क्या हो गया? पूर्ण भयावह हो गया उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह यह पाठ पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा था। लेखक आराम करने के लिए जिस प्रकार तैयारियां कर रहे थे उससे उनको थकान और परेशान कर दिया था, और उनका पूर्ण विश्राम करने का जो निर्णय था वह पूर्ण भयानक हो गया था। और लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, और यदि ऐसे अवसर कभी मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो इस तरह से ये पाठ पूर्ण होता है। इसके रिटन वर्क के लिए कुछ पेजेस की मैं पिक सेंड कर रही हूँ। इसके पहले वाले पीरियड में भी मैंने कुछ पेजेस की पिक सेंड करी है। आप उसको अच्छी तरीके से लिख कर लर्न करिए। और अभी भी जो साथ में भेज रही हूँ उसी एक ही लेसन के वो दोनों पेजेस की पिक्स है। यह सभी आप अच्छे से कॉपी में लिख के लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।